जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इससे संबंधित जितना रिलेट करके बात होगा वो सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, हो सके तो लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा और साथ देते चलिएगा। ठीक है, तो बहुत सारा एक्सप्लेन करेंगे, एडिशनल फैक्ट बहुत सारा बताएंगे, चीज़ों को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाइएगा। विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर के जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरी तरीक़ा से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताया जाएगा। तो चीज़ों को अच्छे से समझना है और सारा पीडीएफ जो है आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे। मतलब टेलीग्राम जो है विकास सिंघल ऑफिशियल नाम से है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ जाकर आपको लिंक मिल जाएगा। झारखंड को कोई भी परीक्षा देंगे तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देश के कुल खनिज संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो आप कोई भी परीक्षा देंगे तो ये क्वेश्चन पक्का पूछता है। ठीक है, कितना प्रतिशत जो है वो झारखंड उत्पादित करता है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये 40%। ठीक है, 40% जो है वो पूरा देश का खनिज उत्पादन या खनिज संसाधन का कौन उत्पादन करता है? तो ये झारखंड करता है। तो थोड़ा सा इसको याद रखना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब कुछ इसका इम्पॉर्टेंट और एडिशनल फैक्ट बताते हैं। 40% जब ये खनिज का उत्पादन करता है, इसीलिए इसको झारखंड को कहा जाता है, मतलब रत्न गर्भा कहा जाता है। झारखंड को रत्न गर्भा कहा जाता है, ये याद रखेंगे, रत्न गर्भा कहा जाता है। मतलब कि इसके ज़मीन के अंदर में रत्न भरा हुआ है, सोना चांदी आभूषण के जैसा, कोयला मतलब यूरेनियम, फिर उसके बाद सोना भी है, चांदी भी है, यहाँ पर बहुत सारा तांबा भी है, बहुत सारा यहाँ पर खनिज तत्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो छोटा नागपुर का भूमि है पूरी तरीक़ा से खनिज संपदा से भरी हुई है, इसीलिए इसको रत्न गर्भा भी कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे। और भारत का रूर प्रदेश, ठीक है, भारत का रूर प्रदेश, ठीक है, रूर प्रदेश भी इसको कहते हैं। भारत का रूर प्रदेश भी इसको कहते हैं, रत्न गर्भा भी कहते हैं। रूर प्रदेश जो है ना वो जर्मनी में है। जर्मनी में एक जगह है रूर, वहाँ पर उसी तरह से कोयला, उसी तरह से खनिज पदार्थ पाया जाता है जिस तरह से झारखंड के छोटा नागपुर में पाया जाता है। तो इसीलिए जो रूर प्रदेश जो जर्मनी का है, इसका संज्ञा जो है वो झारखंड का छोटा नागपुर का क्षेत्र, या आप बोल सकते हैं झारखंड के क्षेत्र को दिया जाता है, क्योंकि झारखंड का छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वो लगभग 90% क्षेत्र में विस्तृत है, फैला हुआ है। इसीलिए पूरा झारखंड को हम छोटा नागपुर प्रदेश कह सकते हैं और पूरा झारखंड को झारखंड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। जर्मनी के रूर प्रदेश की संज्ञा किसको दिया गया है? तो ये झारखंड प्रदेश छोटा नागपुर का क्षेत्र को दिया गया है। इसको रत्न भूमि भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रखना है। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जितना भी देख आप सोच सकते हैं पूरी तरीक़ा से, यहाँ पर अगर खनन ब्यूरो के अनुसार जो है, भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार? भारतीय, ठीक है, भारतीय खनन ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो, खनन ब्यूरो के अनुसार देखा जाए तो रिपोर्ट के अनुसार कुल यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरीक़ा से खनिज कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं यहाँ? तो 58 प्रकार के, ठीक है, 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आप सोच सकते हैं पूरा भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं है जो इतना प्रकार का खनिज पाया जाता है। झारखंड में भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार हम रिपोर्ट बता रहे हैं कि यहाँ जो है मतलब खनिज जो है वो 58 प्रकार का खनिज पाया जाता है झारखंड में। ठीक है, कितना प्रकार का खनिज पाया जाता है? 58 प्रकार का खनिज पाया जाता है। तो ये सब एडिशनल फैक्ट याद रखना है, सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सब कैसा लगता है एडिशनल फैक्ट ज़रूर बताइएगा। एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अभी ज़्यादा देख नहीं रहे हैं, इसलिए हम पढ़ा नहीं रहे हैं। जनरल करंट अफेयर मॉर्निंग में पर डे आएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, साथ दीजिएगा। एक झारखंड का दोस्त, आप लोग का मतलब एक साथी अगर पूरा भारत लेवल पर अगर करंट अफेयर में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए सोचा है तो आप ही लोग के बदौलत थोड़ा साथ दीजिए। हम दिखाते कि करंट अफेयर भी कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो थोड़ा साथ दीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। ये सब एडिशनल फैक्ट हुआ जितना भी हम बताएं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, झारखंड राज्य में इसमें से कौन सा प्रमुख औद्योगिक शहर है?
कौन सा औद्योगिक शहर है इसमें से ऑप्शन में, ठीक है। तो आप देखिए जमशेदपुर भी औद्योगिक एरिया है, ये तो औद्योगिक भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, तो ये तो औद्योगिक एरिया है ही, ठीक है। जमशेदपुर में टाटा इंडस्ट्री है, गोलमुरी क्षेत्र है, ठीक है, ये सब तो है ही। जमशेदपुर पूरी तरीका से औद्योगिक एरिया है, ठीक है। इसके बाद रांची भी, आप रांची में देखेंगे HEC, ठीक है, HEC। अब HEC रांची में है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन 1958 में बना था, तो कारखानों का कारखाना इसको बोलते हैं, ये रांची में है, इसका मतलब ये भी सही है। अब बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी है, उसके अलावे गोमियो विस्फोटक कारखाना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी अच्छा खासा औद्योगिक एरिया है। तो कुल मिला के जमशेदपुर भी है, रांची भी है और बोकारो भी है। तो इसका मतलब है कि इनमें से सभी जो है वो ऑप्शन राइट होगा कि ये सब औद्योगिक शहर है। तो याद रखिएगा जमशेदपुर में टाटा गोलमुरी क्षेत्र, फिर उसके बाद जमशेदपुर खुद जो है जमशेदपुर का ही एरिया गोलमुरी पड़ता है। रांची का HEC, आधा तो रांची HEC है, ठीक है। HEC जो है ना, उसको कारखानों का कारखाना बोलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कारखाना जो चारों तरफ से गोल से लगा हुआ है, बीचवा में बड़ कारखाना है, एक रम सब नट बोल्ट बनाएगा, फिर एगो थोड़ा इंजन का पार्ट पुर्जा बनाएगा, सब गोल मिलाकर इसको बीचवा में दे देगा। यही HEC है जो हमारे यहाँ लॉन्चिंग पैड होता है, अंतरिक्ष यान जो लॉन्च किया जाता है, मतलब आपका जो इसरो जो करती है, ठीक है, तो उसका लॉन्चिंग पैड भी यही बनाता है, HEC झारखंड से बनता है। ये सब गर्व करने की बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप समझ गए होंगे, इसमें से सभी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग जो है वो स्थापित है, कहाँ पर स्थापित है? तो भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग जो है वो कहाँ स्थापित है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको पूरी तरीक़ा से अच्छा से जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जमशेदपुर में स्थापित है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग। देखिए 1800 देखा जाए तो 1800 मतलब 87 में देखेंगे तो ये कुल्टी बंगाल में लगाया गया था लौह इस्पात उद्योग, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा कुल्टी बंगाल वाला। तो आधुनिकतम उद्योग जो है भारत का प्रथम जो है वो 1907 ईस्वी में लगाया गया। अब 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में लगाया गया, ठीक है। पहले इस साकची के नाम से जाना जाता था, जो खरकई और स्वर्ण रेखा नदी के संगम पर स्थित है। तो ये 1907 में लगाया गया। तो ये पहला जो है भारत का लौह इस्पात उद्योग है, जो आधुनिकतम लौह इस्पात उद्योग है। और इसके साथ साथ में देखा जाए तो ये ऐसा उद्योग है जो भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग है, क्योंकि कुल्टी जो बंगाल वाला वो सफल नहीं हुआ था, ठीक है। तो याद रखेंगे 1911 ईस्वी में ये उत्पादन भी चालू कर दिया था, याद रखना है यहाँ पर। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीका से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एशिया का देखा जाए तो मतलब एक बात है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। डाल्टनगंज जानते हैं ना, डाल्टनगंज बिजराबाग इसको कहते हैं। फिर मतलब आप देखेंगे तो लेस्लीगंज, डाल्टनगंज, बिजराबाग, पलामू, मेदिनीनगर इसी को कहते हैं, याद रखना है। बोकारो तो आप जानते हैं, भेंड्रा बोकारो, ठीक है, इसके नाम से। और करगली जो है ये भी बोकारो में है, कोलवासरी हुआ करता था, लेकिन अभी जो है पिपरवार चतरा का सबसे बड़ा कोलवासरी है। जो पूरा चतरा जो मतलब झारखंड में देखेंगे तो सबसे बड़ा कोलवासरी अब पिपरवार हो गया चतरा में, लेकिन पहले जो है ये करगली क्षेत्र हुआ करता था। तो इसको भी याद रखेंगे ये सब। लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ये होगा जमशेदपुर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, वो दिक्कत तो नहीं करता है ना, होच पोच तो नहीं होता है, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हमारा आदत ऐसे ही है कि एडिशनल फैक्ट भी बताएं, 2, 4, 10, 5 इस तरह से बताएं, क्योंकि जो है ना उसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोई भी एग्जाम देंगे झारखंड में, JPSC दे, JSSC दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, जो भी एग्जाम देंगे उस सभे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, भारत की प्रथम कोलवासरी, ठीक है, पल लिख दिया, कोलवासरी होगा, ठीक है, कोलवासरी भारत का प्रथम कोलवासरी जो है स्थापित की गई है। तो भारत का प्रथम कोलवासरी जो है वो कौन है? तो याद रखेंगे घाटो,
घाटो कोलवासरी, घाटो, ठीक है। घाटो गिद्दी, घाटो गिद्दी कहाँ है? रामगढ़ में, रामगढ़ में है, ठीक है। घाटो गिद्दी कहाँ है? रामगढ़ में। और ये कोलवासरी है, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रथम कोलवासरी घाटो जो है वो आपको देखने को मिलेगा रामगढ़ में, गिद्दी कोयला क्षेत्र भी रामगढ़ में, और ये कोलवासरी जो है ना वो प्रथम कोलवासरी था। कौन? घाटो। और अगर बोला जाएगा कि देश में, भारत में पहली बार जो है कोयला का खनन कहाँ हुआ था? कोयला खनन कहाँ हुआ था? तो खनन जो है ना पहली बार हुआ था रानीगंज, रानीगंज, ठीक है। रानीगंज कोयला क्षेत्र। और रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला कोलवासरी जो है वो कौन है? घाटो। भारत में सबसे पहले कोयला खनन कहाँ हुआ था? रानीगंज, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी कौन सा है? एशिया का, ठीक है। अभी हम बोल रहे थे भारत का ही ना, एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी, ठीक है। कोलवासरी कौन सा है? तो ये पीपरवार है, ठीक है, पीपरवार। और ये पीपरवार कहाँ है? चतरा में है, ठीक है, चतरा में। पीपरवार चतरा, पहले करगली हुआ करता था लेकिन अब पीपरवार हो गया। तो एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी पीपरवार चतरा, ठीक है। भारत का प्रथम कोलवासरी, ठीक है, सुधार दिए, प्रथम कोलवासरी घाटो रामगढ़। और भारत का पहला कोयला खनन कहाँ हुआ था? तो ये पूछा जाएगा रानीगंज, वेस्ट बंगाल। जब ये बीपीएससी पूछ सकता है तो आपको क्यों नहीं पूछ सकता? एकदम 100% पूछा जाएगा, क्योंकि 90% कोकिंग कोल इंडिया को कौन देता है? झारखंड। कोकिंग कोल मतलब समझ रहे हैं ना, उद्योगों में जाता है कोयला, वो हम देते हैं। सबसे ज़्यादा कोयला जो है झारखंड देता है। कोकिंग कोल 90% पूरा इंडिया को देता है। तो कोयला से संबंधित तो पूछा जाएगा। एंथ्रासाइट, बढ़िया, सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट, ठीक है। बिटुमिनस दूसरा प्रकार का अच्छा कोयला। एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, बिटुमिनस हमारे यहाँ पाया जाता है धनबाद झरिया का क्षेत्र में, ठीक है। ये अच्छा देखने को मिलेगा, इसलिए धनबाद वाले सबेरवा में चूल्हा धराएगा, ठीक है, और रतियों मोकरे पर 2 और कोयला डालकर खाना बना लेता है। इस तरह का स्थिति है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा बात है, हमारे यहाँ अच्छा कोयला है। तो ये सब एडिशनल फैक्ट याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। खाली चुनाव में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि चुनाव के बाद केवल परीक्षा ही परीक्षा होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, इसीलिए पढ़ के रखिए। 15 दिन में कुछ झर नहीं लगने वाला है, ठीक है। इसीलिए आप एडमिट कार्ड आएगा सोचेंगे पढ़ लेंगे, तो ये मतलब कोई डिग्री का नहीं है कि आप 15 दिन पढ़ लिया जा करके एग्ज़ाम पास हो गए। यहाँ पर नौकरी लेने का सवाल है, ठीक है, इसलिए बढ़िया से पढ़िए। मीथेन गैस, भारत का प्रथम मीथेन गैस का कुआं पूछे तो याद रखेंगे। जैसे कोलवासरी प्रथम था ना, तो प्रथम मीथेन गैस का कुआं पूछे तो ये याद रखना है। ये आपको देखने को मिलेगा पर्वतपुर कहाँ पर है मीथेन गैस का कुआं? ये भी बोकारो, पर्वतपुर बोकारो में मीथेन गैस का कुआं मिलेगा, ठीक है। इसको याद रखने का जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं, और इम्पॉर्टेंट है ये। झारखंड राज्य की देखा जाए तो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता झारखंड का कितना है? तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है झारखंड का देखा जाए तो 2735 मेगावाट है, ठीक है, 2735 मेगावाट है। तो आपका ऑप्शन सी सही हुआ, ठीक है, 2735 मेगावाट है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें राज्य सरकार का कितना योगदान है, केंद्र सरकार का कितना मतलब है, और प्राइवेट निजी क्षेत्र का कितना है। तो याद रखिएगा, अगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि केंद्र का योगदान कितना है, ठीक है, एक थोड़ा पीयर रंग से रंगते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा वाइट ब्लैक में दिखता है। तो ये जो है ना केंद्र सरकार का अगर बोला जाए तो कितना परसेंट है? 55% योगदान है। ये जो उत्पादन होता है इसमें केंद्र सरकार का 55% योगदान है, ठीक है। अगर राज्य सरकार का बात करें, राज्य सरकार का, तो राज्य सरकार का योगदान कितना है? 20% है। कितना योगदान है? 20% है। और निजी क्षेत्र का, जैसे अडानी उडानी बना रहा है ना, ठीक है, अडानी अभी हम बताएंगे वैसे, ठीक है, निजी क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 25% है। तो देखिए 25% हमारे यहाँ विद्युत का उत्पादन निजी क्षेत्र करती है, राज्य सरकार 20% विद्युत का उत्पादन करती है, केंद्र सरकार 55% हमारे यहाँ विद्युत का उत्पादन करती है। इस तरह से 2735 मेगावाट उत्पादन होता है हमारे यहाँ बिजली
तो याद रखेंगे जैसे निजी क्षेत्र में ना अडानी, ठीक है, अडानी अगर देखेंगे तो ये अडानी जो है देखेंगे तो गढ़वा क्षेत्र जो है, गढ़वा नहीं गोड्डा क्षेत्र, तो गोड्डा क्षेत्र में देखेंगे तो वो अडानी पावर प्लांट लगाया गया, थर्मल पावर प्लांट है, कोयला लेगा वहाँ पर ललमटिया से और उसके बाद बनाएगा कोयला। 1600 मेगावाट का वो लगाया है प्लांट अकेला, आप सोचिए, ठीक है, मेगावाट। तो वो क्या करेगा, बांग्लादेश को 75% बिजली बेच देगा, ठीक है, और 25% बिजली देगा झारखंड को। झारखंड को 25% बिजली देगा, 75% बांग्लादेश को बिजली बेचेगा। और कहाँ लगाया हुआ है, गोड्डा में, ठीक है। और ये अडानी का है 1600 मेगावाट का। तो ठीक है, अभी 2 गो प्लांट चालू हो गया इसका। तो इस तरह से निजी क्षेत्र का भी अच्छा खासा योगदान है, अच्छा कमाता है ये सब, ठीक है। अभी तो बिजली जो है 200 यूनिट तक जो है वो फ्री है हमारे यहाँ। बिजली जो है सरकार बोली है 200 यूनिट तक बिजली माफ़ है। ये आपका माफ़ नहीं होगा तो करवा लीजिएगा, ठीक है। हम नहीं करते, हम तो पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये सब एडिशनल जो बातें हैं थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं, मतलब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये विश्व नहीं है, 20वां है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। 20वां पशु जनगणना, ठीक है, 20वां पशु जनगणना 2019 में हुआ है। इसके बाद अभी तक होबे नहीं किया है, तो यही डाटा याद रखना है। जैसे जनगणना 2011 में हुआ है, फिर अभी तक नहीं हुआ है। उसी तरह से ये देखा जाए तो पशु की जो गणना हुआ था वो 20वां पशु का गणना 2019 में हुआ है और अभी तक नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यही रिपोर्ट लास्ट है। तो याद रखना है कि 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में मवेशियों की संख्या लगभग कितना है, तो याद रखने की ज़रूरत है लगभग कितना है यहाँ पर मवेशी, तो मतलब 23.6 मिलियन, ठीक है, 23.6 मिलियन जो है यहाँ पर मवेशी है, याद रखेंगे, ठीक है। 23.6 मिलियन यहाँ पर मवेशी है। और प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति व्यक्ति दूध जो उत्पादन है यहाँ पर उत्पादन है वो देखा जाए तो प्रतिदिन कितना है एक व्यक्ति पर, तो याद रखेंगे 177 ग्राम, ठीक है, 177 ग्राम जो है एक व्यक्ति पर यहाँ दूध उत्पादन होता है। वैसे हमारा इतना ग्राम ना मिलता है, ठीक है, 100 ग्राम तो मिलबन करता है। वो 2 महीना 4 महीना के बाद अगर आधा लीटर ले लेते होंगे तो अलग बात है, लेकिन ये तो प्रति व्यक्ति, मतलब समझ रहे, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 177 ग्राम है। हम तो भाई एको नहीं जानते, एको ग्राम नहीं जानते, प्रति व्यक्ति है, ये याद रखेंगे। और यहाँ मवेशी कितना है, 23.6 मिलियन, ठीक है, याद रखेंगे। हमारे तरफ में इसका जनगणना हुआ तो कनवा में कंठेपी लगा दिया था सब मवेशी को, तो सब लोग करवाया पूरी तरीका से। उनके लगा ना कि यहो सबके कोई अगर जनगणना होगा तो यहो सबके लिए धान चावल, फिर उसके बाद ये जो राशन उसन मिलता है वो सबको मिलेगा। गाँव वाले ने पूरा भर भर के करवाया था। मैं बोला था ना बकरियों ने छूटना चाहिए, बकरियों के कर दीजिए, ओकरो कनवा में लगल है नंबर, ठीक है, इस तरह पीला पीला करके लगा हुआ है, ठीक है। तो सब लोग नहीं छोड़ा था, कोई नहीं छोड़ा था। सब सोचा था कि जिस तरह से आदमी का जनगणना होता है तो फिर मिलता है ना कि एक आदमी पर 5 किलो अनाज, तो उसी तरह से अगर 5 गो मवेशी होगा तो एक का दाल चीनी चावल चाय पत्ती ये सब आएगा, तो यह सब मिलेगा। तो यही सोच करके मवेशी वाला पूरा जनगणना कराया, बकरी छगरी कुछ छोड़ा लोग, सुअर उवर सब का जनगणना करवाया, ठीक है। तो खूब ज़्यादा मवेशी जो है 23.6 मिलियन हो गया उत्पादन, ये याद रखेंगे इतना मवेशी। ऐसे देखिए दूध उत्पादन में हमारा राजस्थान जो है अभी उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ गया है, ठीक है। और पूरा दुनिया में जो है हमारा देश जो है भारत, वो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है, ठीक है। दालों का उत्पादन बड़ी करता है भारत, लेकिन दलवा अपने खाता है। यहाँ पर है कि कुछ भी हो दाल होना ही चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए झुकने का नहीं, दाल तो होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए भारत को ना दाल उत्पादन में दुनिया में पहला नंबर पर होने के बाद भी इसको ना दाल खरीदना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा आगे भी। झारखंड राज्य के किस स्थान पर सिल्क पार्क की स्थापना की जानी है, ठीक है। झारखंड राज्य में किस मतलब स्थान पर सिल्क पार्क की स्थापना किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे सिल्क पार्क जो है वो यहाँ बनेगा। सिल्क पार्क मतलब समझ रहे हैं ना, आप ही लोग बताइएगा। रांची में भी बनेगा और सरायकेला खरसावां में भी बनेगा। तो उपरोक्त तो दोनों का मतलब समझे कि यहाँ पर मतलब ए भी पसंद है और बी भी पसंद है। जैसे खूबसूरत लड़की है 2 गो तो और बोलेगा दोनों में से
एक चूज करो तो कहेगा ना दोनों पसंद है, तो उसे ही यहाँ दोनों पसंद है। मतलब कि यहाँ पर जो है रांची में भी और उसके बाद सरायकेला खरसावां में भी ये सिल्क पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसको याद रखने की ज़रूरत है। रांची 1899 में बना था, याद रखेंगे। सरायकेला खरसावां 2001 ईस्वी में बना था। कोल्हान में पड़ता है, कोल्हान का ये नया जिला है, ठीक है। रांची राजधानी है। यहाँ पर मतलब देखेंगे तो ऑक्सीजन पार्क, सम्राट अशोक पार्क, बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। दादा दादी पार्क, अभी सबसे बड़ा जो है हाई कोर्ट परिषद भवन यहीं पर बना है, तो ये सब याद रखेंगे। फ्रेश वाटर एक्वेरियम भारत का सबसे बड़ा यहीं पर है, मतलब भारत का फ्रेश वाटर एक्वेरियम यहीं देखने को मिलेगा पहला। तो इस तरह से बहुत कुछ है जानने का, वो आप बहुत सारा वीडियो दिए हैं, जाकर देखिए। अगर पसंद लगता है तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारा चीज़ मिलेगा। 10 दिन हमारे चैनल के साथ पढ़ के देखिए, अगर आप में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे है, झारखंड के किस जिला में अपराध अनुसंधान हेतु अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की गई है, ठीक है। तो इसको याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे जैसे अपराध अनुसंधान हेतु, जैसे अपराध होता है तो उसके अनुसंधान हेतु अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना यहाँ पर की गई है, तो रांची, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। रांची में इसका स्थापना किया गया है, याद रखेंगे। अभी बताए थे रांची बिल्किंसनपुर, किशुनपुर इसी को कहते हैं, और इसको जो है झरनों का शहर, शहीदों की नगरी कहते हैं। 1899 में ये बना था, याद रखेंगे, ठीक है। और ये रांची जो है एयरपोर्ट है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, यहाँ पे बिरसा मुंडा जैविक उद्यान भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हुंडरू फॉल मिलेगा, फिर उसके बाद जो है मतलब एक आपको गौतम धारा जलप्रपात देखने को मिलेगा। ये सब याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट। तो 1899 में ये बना था रांची। इसमें जिलों की संख्या 18 है, प्रखंडों की संख्या 18 है, और प्रखंड 18 ये पूछ न दे कहीं, तो याद रखेंगे ये प्रखंड कितना है, 18 यहाँ पर प्रखंड है, ठीक है। हजारीबाग कब बना था, तो 1833 भी मिलेगा, कहीं कहीं 1834 मिलेगा। धनबाद 1956 में बना था। इसके पहले धनबाद को मानभूम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। भटिंडा जलप्रपात याद रखेंगे, फिर हरी पहाड़ी क्षेत्र याद रखेंगे, ठीक है। और डिगवा डी स्टेडियम ये धनबाद में है, ठीक है। गिरिडीह में याद रखना है उसरी जलप्रपात इंपॉर्टेंट है। खंडोली डैम 1972 में गिरिडीह बना था, याद रखेंगे ये सब। तो ये एडिशनल फैक्ट है, ये सब कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं, आगे इम्पॉर्टेंट बात को देखते हैं। यहाँ पे 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में गंदी बस्ती की कुल आबादी कितना है, ठीक है, लगभग कितना है। गंदी अब मतलब जो स्लम एरिया होता है, जहाँ पर लोग आकर के साइड में बस जाते हैं, ठीक है। तो जब साइड में आकर के बस जाते हैं तो उस एरिया में देखा जाए तो वहाँ पर अच्छा खासा आबादी बढ़ जाता है, तो उस आबादी को स्लम आबादी कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो रांची में स्लम आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब स्लम आबादी जो है वो मतलब मलिन बस्तियाँ इसको कहते हैं। उसको गंदी बस्तियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाली की सुविधा वहाँ पर जल्दी नहीं होती है, पानी की सुविधा नहीं होती है, तो कचरा ज़्यादा फैला हुआ होता है, तो इस तरह का स्थितियाँ बनता है। तो इस तरह का स्थितियाँ होने के कारण बोला जाता है कि पूरी तरीक़ा से यहाँ पर गंदी बस्तियों का जो है वो संख्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इस एरिया में अगर देखा जाए तो इस एरिया में जो है वो किस तरह का स्थिति बनता है, ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। कितना संख्या जो है लगभग यहाँ पर मलिन बस्तियों में है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे गंदी बस्तियों में 3.7 लाख लोग जो है वो गंदी बस्तियों में रहते हैं, और इसमें भी रांची जो है, रांची में सबसे ज़्यादा मलिन बस्तियों में, जिसको गंदी बस्तियाँ, गंदी थोड़ा बोलने में ठीक नहीं लगता है, इसको स्लम एरिया बोलिए या तो मलिन बस्तियों में लोग रहते हैं यहाँ पे रांची में, ठीक है। और टोटल जो है हमारे मतलब राज्य में 3.7 लाख लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। वैसे इसकी संख्या और बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन इतना फिलहाल आपको याद करने की ज़रूरत है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर गंदी बस्तियों में निवास करने वाले की जनसंख्या में देखा जाए तो अशिक्षित
अशिक्षित मतलब समझ रहे हैं, जिसमें शिक्षित नहीं है, तो अशिक्षित कितना है ये याद रखेंगे 35%। ठीक है, 35% जो है यहाँ पर जो है लोग गंदी बस्तियों में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है, इसमें अशिक्षित जो है वो संख्या कितना प्रतिशत है, तो 35% अशिक्षित है। और यहाँ के जो देखा जाए तो ये जो गंदी बस्तियाँ में लोग रहते हैं, निवास करते हैं, तो उसमें जो है कार्यरत जनसंख्या कितना है जो काम करती है, तो वो 68% लोग काम करते हैं। बाकी लोग यहाँ पर खाते पीते हैं और मज़े करते हैं। मतलब मज़े क्या करते हैं बेचारे, गंदे बस्तियों में सरकार यहाँ पर ज़्यादातर ध्यान नहीं दे पाती है, तो ये थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। बॉम्बे में चल जाएंगे तो ये तो पूरा एक शहरे टाइप का बस जाता है। अब मलिन बस्ती में अगर किसी तरह का कोई दिक्कत, आगो लगा तो बड़ी लगेगा पूरे में। ठीक है, अगर कोरोना फैला पूरे फैल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस सबको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट रहेगा ये आर्थिक सर्वे 2022-23 के अनुसार राज्य में प्राथमिक क्षेत्र की समृद्धि दर, डर नहीं दर, ठीक है, समृद्धि दर क्या है, मतलब समृद्धि दर मतलब 2022-23 में समृद्धि दर में जो प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र और तीसरे क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ, इसका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र, हम तीनों क्षेत्र का पूरा लिख देते हैं, तीनों क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र का अगर योगदान देखा जाए तो 8.8% था वृद्धि दर है ये, मतलब इतना बढ़ा है। और अगर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान का बात करें तो कितना है, तो 21.8%। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान हमारे यहाँ कितना है, 21.8%। लेकिन वृद्धि कितना हुआ 2022-23 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तो ये 8.8% हुआ है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्षेत्र का पूछा जाए तो दूसरा क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ है, तो 7%। वृद्धि कितना हुआ है, 7%। लेकिन अगर रियल में पूरा दूसरा क्षेत्र का योगदान कितना है हमारी अर्थव्यवस्था में, झारखंड की अर्थव्यवस्था में, तो ये याद रखने की जरूरत है। इसमें 33.6%, मतलब 33.6% जो है ये टोटल योगदान है दूसरा क्षेत्र का। ठीक है, प्रथम क्षेत्र में 21.8% टोटल योगदान, और यहाँ पर दूसरा में 33.6%, ठीक है, पूरा टोटल योगदान। और तीसरा क्षेत्र में वृद्धि अगर देखा जाए तो 7.5% हुआ है, 7.5% हुआ है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तीसरा क्षेत्र का योगदान हमारे यहाँ कितना है, तो 44.6% है टोटल योगदान। तो 44.6% तीसरा क्षेत्र का योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र में जो है खनन उनन जाता है, वानिकी जाता है, मत्स्य पालन जाता है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में है। और दूसरा क्षेत्र में जो निर्माण, विद्युत उत्पादन, जलापूर्ति, ठीक है, ये सब जो है वो दूसरा क्षेत्र में जाता है। तीसरा क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, चाहे होटल, हॉस्पिटल, ठीक है, या तो यातायात प्रबंधन, ठीक है, ये चिकित्सा, कुछ भी तरह का सेवा, ये तीसरा क्षेत्र में जाता है। तो झारखंड में प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र की कंडीशन क्या है ये हम बता दिए। और जैसे जैसे तीसरा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है वैसे वैसे अर्थव्यवस्था का जो है वो बोला जाता है कि ये विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ता है। और जैसे जैसे कम होता है तीसरा क्षेत्र का योगदान, ऐसे बोला जाता है कि मतलब देश की अर्थव्यवस्था चरमराने वाली है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटना और तीसरा क्षेत्र का योगदान बढ़ना, ये दर्शाता है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन खाए ले कुछ नहीं मिलेगा तो फिर भूखे टटाइए, ऐसे हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटेगा तो फिर खाने वाला व्यवस्था कहाँ से होगा। 2 रुपया वाला सब्जी जो है ना वो 200 रुपये किलो मिलेगा, खाइए। फिर उसके बाद पाकिस्तान जैसा टमाटर 500 रुपये किलो मिलने लगेगा। तो खाने के लिए भी व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है आर्थिक कर। ठीक है, आर्थिक कर में देखा जाए यहाँ पर 2022 के अनुसार सकल राज्य में, देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा गलत लिखा गया यहाँ पे। पूरा तरह आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में, ठीक है, 2022-23 वही होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में देखा जाए तो सकल राज्य मूल्य वृद्धि में प्राथमिक क्षेत्र का क्या योगदान है। तो अभी हम बोले ना प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 21.8%, तो देखिए यहाँ पर 21.8%, और यहीं बता दिए दूसरा का 33.6% और तीसरा का यहाँ पर जो है योगदान 44.6% है।
तो ये यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसे हम फिर से लिख देते हैं। ये प्राथमिक था, द्वितीयक कितना है 33.6 और मतलब 44.6 जो है वो तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। तो इसको याद करने की ज़रूरत है, अर्थव्यवस्था से बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं? तो देखिए, झारखंड का आबादी अगर 100% है, इसमें से एक ग्रामीण आबादी होगा। ठीक है, ग्रामीण आबादी, अब ये ग्रामीण आबादी हो गया, एक नगरीय, ठीक है, नगरीय आबादी हो गया। तो ग्रामीण आबादी जो है ना, वो आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 76% ग्रामीण आबादी है और नगरीय आबादी कितना परसेंट है? तो ये आपको देखने को मिलेगा 24%। ये 24% में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा नगरीय आबादी कहाँ है? धनबाद का। धनबाद का सबसे ज़्यादा है, 58% लोग नगर में रहता है धनबाद में। और सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी बोला जाए तो गोड्डा में है। गोड्डा में ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर देखा जाए तो 94% से भी ज़्यादा 95% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। गोड्डा में ग्रामीण क्षेत्र की आबादी सबसे ज़्यादा है, 95% लोग जो है वो ग्रामीण आबादी में रहता है। और धनबाद में शहरी आबादी सबसे ज़्यादा है, मतलब 58% लोग शहरी एरिया में रहता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 24%। ठीक है, 24% लोग जो है 2011 के जनगणना के अनुसार नगरीय क्षेत्र में निवास करता है, उसमें धनबाद सबसे आगे है राज्य में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कुल जो है कार्यबल का प्रतिशत, कार्यबल मतलब कितना लोग जो है वो काम करने के लिए इच्छुक है, मतलब काम करते हैं। तो जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। कार्यबल जो जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत है जो कृषि कार्य में लगी हुई है? तो याद रखेंगे 46.75%, मतलब है कि 46.75% जो है ऐसी जनसंख्या है, कार्यबल संख्या, जो कृषि में लगी हुई है। ठीक है, कृषि कार्य करती है, खेती बाड़ी करती है, याद रखेंगे। और ये जो होता है ना, ज़्यादातर 15 से 64 वर्ष के उम्र को कार्यबल संरचना के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बीच में जो काम करने वाली जनसंख्या है उसको कार्यबल संरचना कहते हैं। ठीक है, तो उस इतना के बीच में जो लोग हैं ना, उसमें से 46.75% लोग कृषि कार्य में लगा हुआ है। इसको याद रखने की जरूरत है क्योंकि यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, निर्माण क्षेत्र में अगर भी पूछे, ठीक है, निर्माण क्षेत्र में कितना है, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ देता है कि निर्माण क्षेत्र में कितना कार्यबल लगा हुआ है निर्माण क्षेत्र में। ठीक है, तो निर्माण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कितना प्रतिशत लगा हुआ है? 18.54%। ये 18.54% निर्माण के क्षेत्र में लगा हुआ है। ठीक है, कार्यबल जनसंख्या। और बी निर्माण क्षेत्र में पूछेगा तो बी निर्माण, ठीक है, निर्माण क्षेत्र में कभी पूछ दे कि कितना प्रतिशत लगा हुआ है, तो बी निर्माण क्षेत्र में जो है वो 8.7%। देखिए, निर्माण जो होता है ना वो हमेशा हो सकता है, विनिर्माण जो होता है वो हमेशा नहीं होता है। ठीक है, जैसे शर्ट, जैसे आटा गूंथ करके आप ब्रेड बना दिए, रोटी बना दिए, फिर रोटियां का तोड़ ताड़ करके मचोड़ के का आटा बना दीजिएगा, नहीं बनेगा, तो वो विनिर्माण हो गया, अब उसके बाद नहीं होगा। और निर्माण मतलब होता है कि बिल्डिंग का निर्माण होता है, बिल्डिंग का निर्माण होता है, मतलब एक बार बिल्डिंग बन गया तो ओकरा मन करे अगर मॉडलवा ठीक ना है, गर्लफ्रेंड बोली कि ई वाला जो है इन्हें नहीं लगल रहना चाहिए, इन्हें रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए था दरवाजा, यहाँ पर रहना चाहिए था वेंटिलेटर, बाहर कौन आता है देखेंगे, तो ओकरा तोड़ कर बनाएगा, तो उसको कहते हैं निर्माण। और विनिर्माण मतलब एक बार रोटी बन गया तो फिर से आटा नहीं बनेगा, उसको कहते हैं विनिर्माण। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, विनिर्माण में 8.7% और निर्माण में जो है वो 18.54% लोग लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहर की संख्या कितना है? तो 10 लाख से अधिक जो संख्या है ना वो कितना शहर का है प्लस में? तो यहाँ पर 3 शहर है। एक तो आपका रांची हो गया, ठीक है, एक हो जाएगा धनबाद, और एक हो जाएगा आपका जमशेदपुर। और सबसे बड़ा शहर, ठीक है, सबसे बड़ा जो है शहर है वो कौन है?
तो आपका सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर। झारखंड का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर। और झारखंड में 3 ही शहर है जो 10 लाख से अधिक आबादी है। एक आपका रांची का हो गया, एक धनबाद और एक जमशेदपुर। तो यहाँ पर पूछा है कितने शहर हैं, तो 3 शहर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर बता सकते थे वो बताए। वैसे इस वीडियो को और लंबा कर सकते थे, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं, साथ नहीं देते हैं, तो क्या कहें, मतलब फिर छोटा बनाना पड़ता है। वैसे हम पढ़ाना बीच में छोड़ देते हैं। भाई आप लोग थोड़ा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, ये सब का एग्जाम तुरंते होगा चुनाव ना के बाद। तो पढ़िए बढ़िया से। ऑफलाइन क्लास चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास जो है वो आपको हजारीबाग में मिल जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन क्लास हजारीबाग में मिल जाएगा। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जेपीएससी पीटी मेंस भी हम पढ़ाएंगे और इसका 2 से 3 घंटा का क्लास, 3 घंटा का क्लास चलेगा। ठीक है, और 3 घंटा का क्लास हम अपने घर पर ही देने वाले हैं। लिमिट लोग को रखेंगे, क्योंकि इसमें हम 2 घंटा पीटी और 1 घंटा मेंस भी रोज पढ़ाने वाले हैं। पूरा सिलेबस का धज्जा उड़ाया जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ना वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस और क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जो इसको कहते हैं जेएसएससी फील्ड वर्कर, सब के लिए क्लास उपलब्ध है। तो आप हजारीबाग में कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 9798771375। ठीक है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, कहाँ आना है नहीं आना है डिटेल बता दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।